हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण कुमार त्रिपाठी फ्रॉम वॉरियर्स आईएएस एकेडमी भोपाल। दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है, ये टॉपिक है अकबर के बारे में। मुगल वंश का एक बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है अकबर, जो कि हुमायूं का क्या था, पुत्र था। इसका शासनकाल दोस्तों 1556 से लेके 1605 तक भारत देश के अंदर चलेगा। और अकबर के बारे में दोस्तों एक चीज़ ये याद रखिए कि जब भी हुमायूं की मृत्यु हुई, क्योंकि अचानक से ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर, मैंने आपको ये सब पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो जब अचानक से उसकी मृत्यु हुई, तब उस समय जो अकबर था ये कहाँ पर था, ये था पंजाब में। और पंजाब में जब ये था तो हुमायूं का एक सेनापति था दोस्तों, इसका नाम था बैरम खां। ये बैरम खां तुरंत जो है पहुंचता है अकबर के पास और उसे जो है सूचना देता है कि पिता के डेथ की। और जल्दबाजी में क्या करता है, उसका राज्याभिषेक कर देता है, किसका, अकबर का, पंजाब के कालानौर में। और ईंटों का सिंहासन बना के इसका राज्याभिषेक होता है अकबर का। तो ये मुगल वंश का हुमायूं के बाद एक अगला शासक है अकबर। दोस्तों याद रखिए कि जो इसका जन्म है अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और इसका जन्म स्थान मैंने आपको पंजाब बता ही दिया है। और इसका राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान में हुआ है। दोस्तों ये जो अकबर है, अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास के अंदर हिंदी लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। क्योंकि इसने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो धार्मिक ग्रंथ हिंदी के होते थे वो पर्शियन लैंग्वेज में, और जो पर्शियन लैंग्वेज होती थी वो किस में कन्वर्ट होती थी, आपकी हिंदी भाषा में कन्वर्ट होती थी, है ना। जिस कारण जो पब्लिक होती थी उनको दोनों चीजें पढ़ने का क्या मिल जाता था, मौका मिल जाता था। अगली चीज दोस्तों अकबर के बारे में आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ये जो अकबर है, अकबर भारत देश के अंदर हिंदू सम्राट की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसने सेकुलरिज्म की नीति अपनाई है। एक धर्मनिरपेक्ष शासक इसे ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम में कोई ज्यादा भेदभाव नहीं करता था, जिस कारण इसे भारत देश के इतिहास के अंदर हिंदू सम्राट की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों अकबर के बारे में ये याद रखिए कि अकबर जो है इसे संगीत कला से काफी ज्यादा लगाव है, जिस कारण इसके शासनकाल में कई प्रकार के विद्वानों को भी इसने क्या दिया था, शरण दिया हुआ था। और जो है आज हम इसके बारे में सब जो चीजें जो है बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने अभी तक आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हुआ है अकबर का, है ना। आगे अगली चीज आप ये याद रखिए दोस्तों कि जब अकबर थोड़ा बड़ा हुआ है और जब ये दिल्ली और आगरा का बादशाह बना, तब इसका विवाह जो हुआ है, ये इसकी पहली बेगम थी दोस्तों, इसका नाम था रुकैया बेगम। रुकैया बेगम के बाद जो दूसरे इसकी बीवी थी दोस्तों, इसका नाम क्या था, सलीमा बेगम, है ना। और सलीमा बेगम जो थी ये बैरम खान जो कि इसका संरक्षक था, उसकी क्या थी, ये पत्नी थी। और बैरम खान की मृत्यु के बाद जो है अकबर ने सलीमा बेगम के साथ क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और इसी से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसे कहा जाता है अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ये दो बीवियां मैंने आपको बताई। एक तीसरे नंबर की भी दोस्तों बीवी थी इसी अकबर की, जिसका नाम है दोस्तों जोधाबाई। बड़ी फेमस जो है इसकी बीवी रही है, जैसे कि मरियम उज जवानी के नाम से जाना जाता है। और जो आमेर के राजा बहारमल की क्या थी, पुत्री थी, है ना, जोधाबाई। और इसी जोधाबाई का एक पुत्र जो पैदा हुआ था जहांगीर, जो कि मुगल वंश का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा अकबर के बाद, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगली चीज याद रखिए अकबर के बारे में कि अकबर ने अपने शासनकाल में राजपूत पॉलिसी अपनाई है। तो दोस्तों राजपूत पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इसने अपने शासनकाल में राजपूतों के साथ या तो वैवाहिक संबंध बनाया हुआ है, और या फिर इसने क्या किया हुआ है कि युद्ध में जो है राजपूतों को पराजित करके इसने क्या किया है, अपना शासन स्थापित किया है। क्योंकि जब मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था, तो बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में ये लिखा था कि राजपूत बहुत ही बहादुर हैं। और चूंकि वो ऑलरेडी बाबर एक युद्ध लड़ चुका था, आपको याद होगा राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध है, और बड़ी मुश्किल के साथ उसने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिस कारण उसने ये समझाने की कोशिश की थी अपनी किताब में कि राजपूत बहुत वीर बहादुर हैं, है ना, इनके साथ आप प्रेम संबंध स्थापित करिए, है ना, इनसे ज्यादा लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं करिए और अपने राज्य को बचाइए। और अकबर जो था, अकबर उन्हीं पद चिन्हों में चल के इसने क्या किया था, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, जिसे राजपूत पॉलिसी कहा जाता है ना। और ये राजपूत जो पॉलिसी है ये दमनकारी नीति या संधिकारक नीतियों पर डिपेंड करती थी।
और याद रखो दोस्तों कि कई सारे जो राजपूत लोग थे, जैसे राजा भारमल हो गया या भगवान दास हो गया, है ना, इन सभी लोगों को, इसने बिहारी मल हो गया, इन सभी लोगों को अकबर ने क्या किया था, उच्च पदों पर आसीन किया था। तो ये दोस्तों इसकी क्या है, राजपूत पॉलिसी है, किसकी, अकबर की। अगली चीज दोस्तों याद रखिए, जो नंबर तीसरी चीज है किसके बारे में, अकबर के बारे में, इसे कहा जाता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट मतलब होता है पर्दा, पर्दा वाला शासन। 1560 से 62 के बीच में ये अपनी चरम सीमा पर था। तो दोस्तों ये होता क्या है पेटीकोट शासन, तो पेटीकोट शासन का मतलब ये है दोस्तों कि क्या हुआ कि जब अकबर छोटा था तो अकबर का राज तिलक तो बैरम खान ने कर दिया था, है ना, लेकिन जो है उस राज्य को अभी चला बैरम खां ही रहा था। तो 1560 तक आते जाते बैरम खां का बड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था, जिस कारण जो है अकबर की जो दादी थी, जिसका नाम माहम अनगा था, है ना, जो धाई माँ कहलाती थी, और या फिर जो है इसकी बीवियां जो थी अकबर की, वो चिढ़ने लगी थी बैरम खां से, है ना, जिस कारण जो है इन्होंने बैरम खां को जो है क्या कर दिया था, राज्य से निकलवा दिया था, है ना। और बाद में जो है बैरम खां की जो है हत्या हो गई थी, बाद में बैरम खां की डेथ हो गई थी। और जो 1560 से 62 के बीच में जो शासन किया है, वो जो है औरतों ने शासन किया है ना, इसको आगे रख के, और इसे ही मुगल डायनेस्टी में कहा जाता है पेटीकोट शासन। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये दोस्तों नहीं चला, है ना, बाद में जो है अकबर ने स्वयं इसे संभाला है। अगली चीज दोस्तों याद रखिए अकबर के नवरत्नों के बारे में। तो ये जो दोस्तों नवरत्न है, नवरत्नों के बारे में याद रखो कि अकबर के शासनकाल में टोटल नौ नवरत्न थे। बीरबल था, तानसेन था, मुल्ला दो प्याजा था, हकीम हुकाम था, फैजी था, राजा टोडरमल था, मान सिंह था। तो टोटल करके कितने थे, 9 थे। तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है ना, जो है ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था तानसेन का। बाद में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी गए थे, और उसके बाद जो है इन्हें कौन ले गया था, अकबर ले गया था। जिस पे और दोस्तों आप बीरबल के बारे में सुने होंगे, है ना। बीरबल जो था एक प्रसिद्ध सलाहकार था, जिसके बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये एमपीपीएससी क्वेश्चन भी आ चुका है 2014 में। मानसिंह जो था दोस्तों इसके नवरत्नों में, ये इसका सेनापति था। जो अबुल फजल था वो क्या था, उसने अकबरनामा नाम की पुस्तक लिखी है ना, वो एक कवि था। तो इस तरह करके टोटल कितने, 9 रत्न थे, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड में पारंगत लोग थे। अगली चीज दोस्तों, जब भी हम अकबर की बात करते हैं तो प्रमुख युद्धों को देखा जाए तो अकबर मैक्सिमम युद्धों में नहीं गया हुआ है ना। अकबर जो है ज्यादा युद्ध नहीं किया, युद्ध से डरता था, अपने जो है सेनापति या संरक्षकों को भेज देता था। फिर भी जो है 2 फेमस युद्ध इसके शासनकाल में हुए हैं दोस्तों। एक जो पहला युद्ध था, इस युद्ध का नाम आपने सुना होगा पानीपत का सेकंड युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा है। और अकबर की साइड से जो है इसमें गया था बैरम खां था। और जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये हेमू से लड़ा गया था, है ना। और इस वाले युद्ध में जो है किसकी जीत हुई थी, मुगल वंश की जीत हुई थी, है ना, अकबर लोगों की। जो दूसरा युद्ध था, ये हल्दी घाटी का युद्ध है, जो कि 18 जून 1576 को हुआ है। और इस वाले युद्ध में दोस्तों ये अकबर के सेनापति मानसिंह व महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ है। और इस वाले युद्ध में दोस्तों किसकी विजय हुई थी, आपका, इसमें भी अकबर की विजय हुई है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पेपर में ये पूछा करता है कि अकबर के जीवन का लास्ट युद्ध कौन सा है, तो याद रखो असीरगढ़ या बुरहानपुर का किला। 1556 में जो ये युद्ध हुआ था, है ना, सॉरी 1605 में। तो ये जो वाला युद्ध था दोस्त, ये जीवन का लास्ट युद्ध था अकबर के। और इस युद्ध के बाद जो है अकबर का जो क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद अकबर बीमार रहने लगा था, है ना, और जो है इसकी जीवन गाथा खत्म हो गई थी। दोस्तों अगली चीज याद रखो कि अकबर ने अपने शासन में कई प्रकार के काम किए हैं, जैसे जजिया टैक्स को इसने बंद कर दिया। जजिया टैक्स क्या होता है दोस्तों, कि जो गैर मुस्लिमों से जो वसूला जाता था उसे जजिया टैक्स बोलते थे। तो ये जो है आपका ये 15 जो है 64 में जो है इसको क्या किया गया था, इसे बंद किया गया था। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने किया था, है ना। ये जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, ये 1569 में स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा आपने नाम सुना होगा। तो ये था क्या दोस्तों, इसमें थोड़ा समझ लो। उस समय क्या था कि गुजरात का एक शासक था दोस्तों, जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह जो था वो अकबर के अधीन ही शासन कर रहा था, उसका रिलेटिव ही था। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये जो है अकबर को ही आंख दिखाने लगा, जिस कारण जो है अकबर ने सीकरी नामक स्थान एक पड़ता है, आगरा से थोड़ा दूर था, उस स्थान से जाके इस गुजरात को जीता था। जिस कारण उस सीकरी का जो नाम है वो अब क्या हो गया है, फतेहपुर सीकरी। और यहीं पर बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया है। दोस्तों इसने इबादत खाना आपने सुना होगा 1575 में, इबादत खाना जो कि हर धर्म के लिए बनाया गया था, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब लोगों के लिए इबादत खाना की स्थापना की गई थी। अगली चीज दोस्तों याद रखो कि मजहर की घोषणा
मजहर घोषणा का मतलब ये था कि ये 1579 में अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि यदि किसी भी धार्मिक चीज़ में यदि मतभेद होता था तो है ना, तो वो जो अकबर का निर्णय होता था वही सर्वोपरि माना जाता था। और दोस्तों एक काम और इसने किया था, दीन इलाही आपने सुना होगा, है ना। ये 1582 में दीन इलाही स्थापित हुआ है। तो दीन इलाही एक धर्म है जिसके अकॉर्डिंग सभी धर्म क्या होते थे, समान होते थे, है ना। सबका मालिक एक होता था। तो दीन इलाही स्वीकारने वाला जो पहला व्यक्ति था दोस्तों, इसका नाम क्या था, अकबर। और पहला जो हिंदू था इसका नाम क्या था, बीरबल। अगली चीज़ दोस्तों याद रखो कि अकबर ने अपने शासनकाल में टोडरमल बंदोबस्त अपनाया है ना। टोडरमल बंदोबस्त इसकी भू राजस्व नीति है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये, जो कि ये 1580 में स्थापित किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों की भूमि को 4 प्रकार में बांट देते थे, पोला, चाचर, है ना, इस प्रकार। और उसमें क्या होता था कि पिछले 10 साल में जो भी उत्पादकता हुई है उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। तो अकबर की ये वाली जो बंदोबस्त है इसे टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। दोस्तों अगली चीज़ याद रखो अकबर के बारे में कि अकबर की धार्मिक नीति, मैंने भी आपको बताया कि अकबर एक सेकुलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। इसके शासनकाल में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। इसकी धार्मिक नीति को सुलह एक कुल बोला जाता है। सुलह एक कुल का मतलब होता था कि धार्मिक सहिष्णुता, सभी अपने अपने धर्म को जो है माने, सभी अपने धर्मों का सम्मान करें। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात अभी अकबर के शासनकाल में नहीं थी। अगली चीज़ दोस्तों मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली जो है दोस्तों ये 1575 में आई है। और मनसबदारी सिस्टम का मतलब था, ये मंगोलियन प्रथा थी। इसका मतलब क्या होता था कि सेना से संबंधित होती थी, है ना। और जो है दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो ये मनसबदारी, आप ये केवल ये समझो कि ये क्या थी, एक सैनिक वाली पद्धति थी। दोस्तों इसी तरह करते करते जो ये अकबर है, अकबर का जो है 1605 में क्या हो गया दोस्तों कि ये बीमार रहने लगा और इसकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पर, आगरा में। और इसका मकबरा जो बना है वो आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान में बना है। और इसको बनवाया खुद स्वयं स्टार्ट अकबर ने किया था, लेकिन बाद में जो है जहांगीर ने इसे क्या किया है, पूरा किया है। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, इन चीज़ों का भी निर्माण करवाया है ना। और इसके शासनकाल से दोस्तों लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर भी क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि संगमरमर का शुरुआत कहाँ से हुई थी, हुमायूं से, है ना, हुमायूं के मकबरे से। और इसने अपने शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर का भी क्या किया है, उपयोग किया है। अगली चीज याद रखो दोस्तों कि इसने जीवन में सबसे पहली बार समुद्र गुजरात विजय में देखा था। वहां पर ये पुर्तगालियों से मिला था, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1498 में वास्को डी गामा जो है यहाँ पर भारत आया था, तो इसने वहां पर देखा है। अगली चीज इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों कि ये नक्कारा नामक नगाड़ा जो बजाया करता था अकबर, है ना, संगीत का बड़ा प्रेमी था। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो अकबर सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है, ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ रहा है, अपने राज्य को सुचारू ढंग से क्या कर रहा है, चला रहा है ना। तो ये दोस्तों आज हमने संक्षिप्त रूप से अकबर के बारे में जाना है। और बाकी जो है हम आपको अगले लेक्चर में जो है इसके आगे जो है मैं आपको जहांगीर के बारे में, सलीम के बारे में बताऊंगा, जो कि इसके बाद जो है अगला शासक